तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था, उसका पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें पार्ट 2। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप पहले वो जाके देखना, देन पार्ट 2 पे आना। ठीक है, आप जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का। ठीक है, तो हमने पादप टिश्यू और जंतु टिश्यू पढ़ लिए थे। आज उनके टाइप्स पढ़ने की पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तकों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, शीर्षक विभज्योतक उत्तक, पार्श्वी विभज्योतक उत्तक और अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक कौन कौन से भागों में है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि शीर्षक विभज्योतक उत्तक होता है जो शीर्ष पर जिसे पत्तियों की वृद्धि करता हो। पार्श्व मतलब जो मोटापा बढ़ा, तो साइड में से साइड बाय साइड जो इंक्रीज होती है ना पौधे की साइज या तने का, तो उसे हम पार्श्व विभज्योतक उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। विभज्योतक उत्तक क्या होता है। विभज्योतक उत्तक द्वारा पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसे उत्तकों को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। विभज्योतक उत्तक क्या करता है, जो पौधा होता है ना उसके कुछ विशिष्ट, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, उसी प्रकार पादप में भी उत्तक होते हैं, अलग अलग उत्तक का अलग अलग कार्य होता है ना। तो विभज्योतक उत्तक क्या करता है, पौधों में वृद्धि करता है, लेकिन कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि करता है। जैसे इसकी विशेषताएं, ये अविभेदित उत्तक है जो विभाजित नहीं होता। अविभेदित का मतलब जो विभाजित नहीं होता है, इसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है। ठीक है, अर्थात कोशिका चक्र लगातार बना रहता है। ठीक है, इस उत्तक की कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं, अपरिपक्व होती हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती हैं जो सेलुलोज से निर्मित होती हैं। इन कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति ही उपस्थित होती है, मतलब एक सिंगल कोशिका ही प्रेजेंट होती है। कोशिका के बीच स्थान अनुपस्थित होता है। सटकर कोशिकाएं जुड़ी होती है, मतलब इनके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ये सटी हुई कोशिकाएं मजबूत होती हैं, इन्हें हम आसानी से तोड़ भी नहीं सकते हैं। कोशिकाएं गोल, अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं। कोशिका द्रव्य सघन, गाढ़ा काफी मात्रा में होता है। नाभिक एक बड़ा होता है, एक होता है और बड़ा होता है। नाभिक कितने होते हैं, नाभिक की संख्या 1 होती है, लेकिन साइज में बड़ी होती है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये उपापचय रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। उपापचय मतलब जैसे भोजन का बनाना, वाष्पोत्सर्जन का कार्य, इनमें उपापचय क्रिया में जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं उन्हें उपापचय क्रियाएं कहते हैं। उनके लिए ज्यादा एक्टिवनेस रखते हैं। कौन, विभज्योतक उत्तक। स्थिति के आधार पर विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, पार्श्व विभज्योतक उत्तक, अंतर्विष्ट विभज्योतक उत्तक। शीर्षस्थ क्या होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक तने एवं जड़ के शीर्ष पर स्थित होते हैं, मतलब टॉप पर उपस्थित होते हैं। ये पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभज्योतक उत्तक, पार्श्व विभज्योतक उत्तक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। परिधि मतलब जो चारों तरफ जो श्रृंखला होती है ना, लेयर कोशिका, इनकी मोटाई में वृद्धि करता है। ये चारों तरफ जो लेयर है ये इसको बोलेंगे हम परिधि, और इसकी मोटाई में धीरे धीरे वृद्धि होती है। अंतर्वृष्ट विभज्योतक, अंतर्वृष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार पर टहनियों की परिसंधियों के दोनों ओर स्थित होता है। यह इन भागों की वृद्धि करता है। तो अलग अलग शीर्ष विभज्योतक उत्तक का अलग अलग कार्य हो गया। जैसे हमारे शरीर में भी तंत्रिका कोशिका का अलग कार्य होता है, हार्ट का अलग कार्य होता है, किडनी का अलग कार्य होता है, धमनियां, शिराएं, केशिकाएं, इन सब का अलग अलग कार्य होता है। उसी प्रकार पौधों में भी अलग अलग उत्तक का अलग अलग कार्य होता है। विभज्योतक उत्तक के कार्य, इस उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करती हैं। ठीक है,
तथा पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करती है, मतलब लगातार डेवलपमेंट शुरू होता रहता है। तो इसमें कोशिका का जो पौधे का जो भाग होता है ना, उसका तना भी मोटा होने लगता है और उसकी जड़ें भी मोटी होने लगती हैं। ठीक है, अब आता है अपना स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, ये उत्तक से उत्पन्न जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण होता है। विभजोतक उत्तक, विभजोतक उत्तकों में लगातार विभाजन की क्षमता रहती है ना, पर एक टाइम ऐसा आता है कि उनमें विभाजन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। जब विभाजन की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है तो एक टाइम पे वो स्थायी हो जाते हैं और विभाजन की क्षमता पूरी तरीके से खो देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्थायी उत्तक बोलेंगे। ठीक है, अब आता है विभेदीकरण। स्थायी उत्तक और विभजोतक उत्तक में समझ में आ गया। ठीक है, विभेदीकरण उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं, है ना। उत्तक, जो उत्तक होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं ना। उत्तक कोशिकाओं के बने होते हैं। हमारे शरीर में भी उत्तकों का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर में उत्तक कोशिकाओं के समूह को ही हम उत्तक बोलते हैं। ठीक है, तो उन उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट आकार लेने की क्रिया को ही विभेदीकरण कहते हैं। अब आता है स्थायी उत्तक के गुण। स्थायी उत्तक में आकार, आकृति और मोटाई निश्चित होती है, इनमें विभाजित नहीं होता है। हमने स्थायी उत्तक यही पढ़ा कि जिस ऐसे उत्तक जो विभाजन की क्षमता खो देते हैं, हम उन्हें स्थायी उत्तक बोलते हैं, है ना। तो इनका आकार फिक्स होता है, इनका जितना विभाजन होना था हो चुका है, इनका आकार, आयतन, मोटाई सब फिक्स होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, संरक्षी उत्तक और सहायक उत्तक। फिर ये भी दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस और कोर्क। सहायक उत्तक पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और एक होता है जटिल उत्तक। ठीक है, अब आता है अपना सबसे पहले संरक्षी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है अपना संरक्षी उत्तक। संरक्षी उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा करना है। संरक्षी का मतलब यही होता है कि सुरक्षा करना है। संरक्षी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? जब हमारे पौधे या जड़, पत्तियां, जड़ें, तने के बाहर की, सबसे बाहर की जो लेयर होती है उन्हें हम एपिडर्मिस बोलते हैं। पौधे के सभी भागों जैसे पत्तियां, जड़, तने की सबसे बाहरी परत होती है, ये क्यूटिकल की बनी होती है जो एक मोम जैसा जल प्रतिरोधी पदार्थ होता है। ता एपिडर्मिस कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। एपिडर्मिस के साथ साथ छोटे छिद्र स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम रंध्र कह सकते हैं, है ना। ये क्या करती हैं? एक तो पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है ना। तो ये क्या करती हैं? एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली परत है, बाहर वाली परत है, तो अगर इसको धूप, छांव आदि से बचाना है तो एपिडर्मिस वही काम करती है। अब इसके कार्य क्या है? पौधों को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्प उत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। देखो ये समझो, अगर जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो रंध्रों के द्वारा तो वाष्प उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? पानी का वाष्प बनकर उड़ना, है ना, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। जिसे हम गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, है ना, तो गर्म होने के बाद एक भाप निकलती है, तो पानी क्या हो रहा है? भाप बन के उड़ रहा है, तो उसी प्रक्रिया को हम वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। तो पौधों में भी इसी तरीके से वाष्प उत्सर्जन होता है। तो ये एपिडर्मिस क्या करती हैं? जो स्टोमेटा होते हैं या रंध्र होते हैं ना, उनको बंद कर देती हैं, तो उनमें वाष्प उत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है और वो पत्ता या पौधा झुलसने से बच जाता है। स्टोमेटा द्वारा गैसों के आदान प्रदान एवं वाष्प उत्सर्जन में सहायता मिलती है। कोर्क क्या होता है? देखो, पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित कोशिकाएं कोर्क उत्तक में बदल जाती हैं। जैसे पौधा लगातार वृद्धि कर रहा है, तो जो एपिडर्मिस होती है ना, वो उसके ऊपर भी
विभाजन होता रहता है। तो जो एपिडर्मिस अंदर की साइड आ जाती है वो कोर्क में बदल जाती है। इनकी कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं तथा कोर्क की कोशिकाएं जल एवं गैसों दोनों के प्रवाह को रोक देती। क्यों रोक देती है? क्योंकि इसमें सुबेरिन का जमाव अत्यधिक होने के कारण ये मोटी हो जाती है। मोटी होने के कारण गैसों एवं जल का विनिमय नहीं होता। कार्य ये झटकों एवं इसके क्या कार्य है? यह झटकों एवं वह चोट से पौधों को बचाती है ना, बचाती है। अब आता है अपना सहायक उत्तक। सहायक उत्तक ये 3 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ रहे हैं ना हम। ये आता है अपना सहायक उत्तक। सहायक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पेरेनकाइमा सबसे पहले आता है अपना पेरेनकाइमा उत्तक। देखो बच्चों, मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं डिजिटल बोर्ड पे इसीलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छे से नोट्स दे पाऊँ, है ना। तो आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके, आई बात समझ में? तो हम पढ़ते हैं पेरेनकाइमा उत्तक। यह वह सरल स्थायी उत्तक जिसकी कोशिकाएं कुछ परतें आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाए जाने वाला एक सरल स्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, इस टाइप से होता है। इनके बीच क्या होता है? अंतराकोशिक स्थान होता है। जो ये मैं पेंसिल से बना रही हूँ ना, ये अंतराकोशिक स्थान होता है। ये एकदम से सटी हुई नहीं होती हैं, ठीक है। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये जो मैं पेंसिल से बना रही हूँ, ये सारा क्या होता है? इन उत्तक के बीच ये रिक्त स्थान पाया जाता है, ठीक है। ये उत्तक भोजन का भंडारण करता है। किसमें करता है? जो ये रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इनमें पोषक पदार्थों का भंडारण किया जाता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। जड़ व तने की पेरेनकाइमा पोषक तत्व और जल का भी अवशोषण करती हैं। अब आता है अपना कोलेरेनकाइमा, ठीक है। कोलेरेनकाइमा, कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है ना। देखो, ये क्लोरेनकाइमा है, हमने कोलेनकाइमा पढ़ा था, ये क्लोरेनकाइमा है। तो ये इसी का पार्ट है। पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरेनकाइमा, जब पेरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित हो जाता है तो उसे हमें क्लोरेनकाइमा बोलते हैं और कोलेनकाइमा अलग है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये इसी के अंदर पढ़ रहे हैं हम, पेरेनकाइमा के अंदर। कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसी स्थितियों में इन उत्तकों को क्लोरेनकाइमा या हरित लवक कहा जाता है। सहायक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा होता है। ये हम पढ़ रहे क्लोरेनकाइमा, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज है। अब आता है एरेनकाइमा। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जिसके कारण जल में तैरती हैं। इस प्रकार पेरेनकाइमा को एरेनकाइमा भी कहते हैं। तो पेरेनकाइमा भी कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का हो गया, क्लोरेकाइमा और एरेनकाइमा, ठीक है। अब आता है अपना दूसरा टाइप, कोलेकाइमा। ये पौधों की पत्तियों और तनों में लचीलापन लाते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी, अनियंत्रित ढंग से पेप्टिन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती है। कोशिकाओं के बीच कम स्थान होता है। इस उत्तक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। फिर स्क्लेरेनकाइमा, यह सरल स्थायी उत्तक पौधों में कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस उत्तक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। किसके कारण मोटी हो जाती है? लिग्निन के जमा। ये भी एक चिपचिपा तरल पदार्थ ही होता है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, जबकि पेरेनकाइमा के भीतर आंतरिक स्थान होता था और उस आंतरिक स्थान में किसका भंडारण होता था? पोषक पदार्थों का भंडारण होता था। जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? इनमें कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। यह तने
में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित हुआ। संवहन बंडल किसे कहते हैं? जब फ्लोएम और जाइलम मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं तो हम उसे संवहन बंडल कहते हैं। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट तो जरूर ही करना है। थैंक यू।